तो मैं लेकर आ चुका हूँ इस मानवा का भी एक नया चैप्टर, जहाँ पर उन्होंने चर्च में जितने भी करप्शन करने वाले बैठे हुए थे उन सभी को पकड़वा दिया होता है और उन सभी को अच्छे से निपटा दिया गया होता है। उसके बाद ये सारे ही लोग चर्च से बाहर आकर मिलते हैं, जहाँ पर शायद हमें तुम्हें भी इंटेरोगेट करना पड़ सकता है। जिसकी बात को सुनकर तो डेथ विंगर भी थोड़ी देर के लिए शांत रह जाता है और कहता है, सही कहा, अगर तुम इतना भी नहीं देख सकती तो तुम काफी बड़ी ही मूर्ख हो और ये काफी ज्यादा अनोइंग भी है। और वह सीधा चलकर सेज के एकदम सामने आ जाता है और उनके बीच में बेचारी किमची डम्पलिंग यानी कि इंक्विस्टर फंस चुकी होती है। वह दोनों के ही चेहरे को देख रही होती है, जहाँ पर डेथ विंगर बताता है, मैंने सुना था कि यहाँ टेम्पल में भी काफी सारे चूहे छुपे हुए थे और मैंने ये भी देखा कि तुम वापस आकर उन्हें पकड़ने का प्लान बना रही थी और मुझे पहले से ही अंदाजा था कि टेम्पल की पीछे की गली से कुछ ना कुछ लोग तो भागने का जरूर से ही ट्राई करेंगे, जिन्हें हम पीछे से धर दबोचेंगे। और ऐसा हुआ भी, जहाँ पर कुछ लोग पीछे से भागने का ट्राई करते हैं लेकिन हम वहाँ पर पहले से ही तैनात थे तो हम उन्हें पकड़ लेते हैं। दैट्स सिंपल। वेल, मुझे भी नहीं पता आखिरकार तुम मेरी इन बातों को सुनने के बाद मुझ पर यकीन करोगी या फिर नहीं। जिसकी बातों को सुनकर आर्कमिस भी कहती है, वेल, मैं इतनी कोल्ड हार्टेड नहीं हूँ कि अपनी हेल्प करने वाले पर्सन के ऊपर इतना भी विश्वास ना कर पाऊँ, और एक्सप्लेनेशन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जहाँ पर इंक्विस्टर भी कहती है, अगर तुम कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो फिर भी मैं तुम्हें कोई डीमन कॉन्ट्रैक्टर तो कभी भी नहीं मान सकती। और हाँ, तुम्हारा मदद करने के लिए शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम टेम्पल के अंदर से बुराई की सारी जड़ों को उखाड़ फेंक पाए, वो भी काफी अच्छे तरीके से। डेथ विंगर भी कहता है, वेल, तुम्हारे लिए मेरे सामने सर को झुकाना इतना अच्छा बात नहीं है और ये तुम्हें शोभा भी नहीं देता। मैंने तो सिर्फ वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था। इंक्विस्टर भी कहती है, फिर भी ग्रेटिट्यूड और किसी के क्राइम्स की तरफ अपनी आंखें मूंद लेना, ये दोनों ही अलग चीजें होती हैं। और हाँ, उस डीमन कॉन्ट्रैक्टर का अच्छे से ध्यान रखना, ना जाने तुम किस कारण की वजह से उसे वहां ले गए थे। जिसकी बात सुनकर डेथ विंगर भी कहता है, ओह कम ऑन, मुझे पता ही था तुम कुछ इस तरीके से ही एक्ट करोगी। जहाँ पर वह चुटकी हो जाता है, अचानक वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि कहती है, डेथ विंगर, क्या आपने मुझे बुलाया? डेथ विंगर भी कहता है, वेल, तुम्हें मुझे इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है और जैसा कि तुमने सुन ही लिया होगा, इन लोगों को उस कॉन्ट्रैक्टर की लाश चाहिए। जिसकी बात को सुनकर वह लड़की भी कहती है, हाँ, उसकी लाश इनको तुरंत ही मिल जाएगी। जहाँ पर एमसी भी मन में सोचता है, क्या डेथ विंगर थीप क्लास एडवांसमेंट के बारे में मुझे कुछ धुंधली सी याद है, लेकिन डेथ विंगर ये तो मुझे अच्छे से याद है। यहाँ पर कुछ ऐसे रोल प्लेइंग एडिक्ट्स भी हैं जो कि डेथ विंगर के रोल को भी निभाते हैं। और डेथ विंगर कहता है, वेल, अगर तुम्हें वह चीज चाहिए ही थी तो तुम्हें उसे सीधा ही कह देना चाहिए था, आखिर बातों को इतना घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन इंक्विस्टर भी कहती है, क्या मैंने अपने शब्दों को नहीं घुमाया, मेरे तो ये सारे ही ग्रेटिट्यूड थे जो कि मैं सिंसियरली तुम्हें दे रही थी। जहाँ पर डेथ विंगर भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ, मैं कंप्लीटली सिंसियर थी। डेथ विंगर द्वारा अपनी नकल उतारे जाने पर तो इंक्विस्टर भी काफी ज्यादा ही गुस्सा हो चुकी होती है। पीछे से आर्कमिस कहती है, रुक जाओ इंक्विस्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसे देखकर एमसी भी मन में सोचता है, यह अपने गुस्से को अभी भी काबू नहीं कर सकती। यह इंक्विस्टर तो इंक्विस्टर ही है, तो मेरे पास इस विलेज में करने के लिए कुछ नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई दूसरा मैप ओपन हो चुका हो, तो आखिरकार अब मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। तभी उसे उस डीमन कॉन्ट्रैक्टर की वही बात याद आती है, जहाँ पर उसने कहा था, मेरा मेवल मर्चेंट ग्रुप को टच करने का कोई भी इरादा नहीं था, अगर मुझे पता होता ग्रेंचेट की उसके ऊपर नजर है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। जिन बातों को याद करते हुए एमसी मन में सोचता है, जैसा कि मुझे याद है कि पहले डीमन कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ ऐसा ही कहा था। अब क्योंकि स्पेसिफिकली यह मेंशन किया गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आगे की कहानी वहीं से कंटिन्यू हो? चलो, इसका पता तो वहीं पर जाने के बाद ही पता चलेगा। और शायद यह बग जिसकी वजह से मैं लॉग आउट नहीं कर पा रहा, मैप चेंज करने के बाद शायद यह भी फिक्स हो जाए। और वह वहां से जाने लगता है, तभी इंक्विस्टर उसे जाता हुआ देख कर कहती है, डीमन नाइट, आप कहाँ पर जा रहे हो? जिसकी बात को सुनकर हमारा एमसी भी कहता है, क्या हर बार जब मैं उन वॉर्म्स को क्लियर करने जाऊं तो मुझे इस तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करते रहना पड़ेगा? इंक्विस्टर भी कहती है, क्या आपका मतलब उन बचे हुए डीमन कॉन्ट्रैक्टर से है? क्या इन धोखेबाजों के भी अलावा आपके पास कोई क्लू है आखिरकार वे डीमन कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ हैं? तभी आर्कमिस मना करते हुए कहती है, नहीं, चाहिए कुछ भी हो, फिर भी तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। पूरी रात तुम्हारी भागदौड़ में निकल चुकी है और लड़ाई भी की थी तुमने। मुझे पता है कि तुम्हारी काफी ज्यादा इच्छा है बिना किसी डिले के साथ वहां पर उन डीमंस को मारने की, लेकिन अपनी फिजिकल लिमिट्स को भी इग्नोर मत करो। जिस तरीके से तुमने अपनी ब्लेड के ऊपर से उस ब्लड को वाइप आउट किया है, उसी तरीके से तुम्हें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना होगा। और वह डीमन नाइट को देखते हुए भी कहती है, अगर तुम्हारी आंखें वहां पर एक पल के लिए भी बंद हुई तो वे डीमंस तो इस मौके का फायदा उठाना कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस बात को सुनकर एमसी भी मन में सोचता है, हाँ, ये तो कॉमन सेंस है।
लेकिन अगर मैं कोई सेंसिबल पर्सन होता तो मैं कभी भी एक रोल प्लेइंग एडिक्ट नहीं बन पाता। और रियलिटी में सीरियस फेस के साथ कहता है, तो तुम उन कचरे के टुकड़ों के लिए टाइम बाई करना चाहती हो ताकि वे और बड़ा दंगा खड़ा कर सकें? तुम सिर्फ अपनी वीकनेसेस को मेरे ऊपर थोपना चाहती हो तो ऐसा मत करो। जिसकी बात को सुनकर आर्कमेज भी कहती है, मैं तुमसे बड़ी हूँ और काफी ज्यादा बूढ़ी भी हूँ, तो मेरे पास काफी कम स्टेमिना है। हाँ, ये बात सही है कि मैं काफी ज्यादा वीक भी हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ। सुनो, अगर तुम दूसरों की मदद करने की इच्छा के साथ काफी ज्यादा ओवर वर्क करोगे, क्या तुम फिर भी सच में उसे डिग्निटी कह पाओगे? मेरे लिए यह दुनिया सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि मैं इसमें रहती हूँ, और तुम भी लोगों की तभी मदद कर पाओगे जब तुम अच्छे से अपने आप को स्टेब्लिश कर लोगे। जिसकी बातों के साथ वहाँ पर एक अलग ही शांति छा जाती है। जिसकी बातों को सुनने के बाद डीमन नाइट भी कहता है, अपने लेक्चर्स को किसी और के लिए बचा कर रखो, मुझे मत दो इनको। आर्कमेज भी कहती है, अरे मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही, एक बार इसके बारे में सोच कर तो देखो। एमसी भी कहता है, मेरा डिग्निटी या किसी और भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस उस डीमन कमीनों को और यहाँ पर देखना नहीं चाहता। जिस सच को तुमने सीखा है उस सच के साथ रहना, और जिस रास्ते को तुमने चुना है उस रास्ते के साथ रहना सेज, क्योंकि मैं भी यही सेम करता हूँ। जहाँ पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, सच में एक ऐसा सेंसिबल पर्सन होना काफी ज्यादा मजेदार होता है जो आपकी चिंता करे। लेकिन आखिरकार मुझे तातारा पहुंचने के लिए कितना और चलना पड़ेगा? यह बेकार का गेम स्किप करने का ऑप्शन भी नहीं आता, मुझे वहां पर चलकर जाना पड़ेगा। जहां पर डेथब्रिंगर पीछे से उसे देख रहा होता है और वह भी अपनी हुडी को पहनते हुए कहता है, ओह, तो आप कह रहे हो कि आप तातारा ट्रेडिंग पोस्ट की तरफ जाने वाले हो? क्या मैं आपके लिए इस सिटी के सबसे तेज हॉर्स को अरेंज करूं? वे ऑब्वियसली इस टेंपल के हॉर्सेस तो काफी ज्यादा ही तेज होंगे, जिनकी यूज से तुम 2 या 3 घंटों में काफी आराम से वहां पर पहुंच भी जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ चीज पूछना चाहता हूँ, क्या यह इंक्विजिटर एक हीरो है? इंक्विजिटर भी कहती है, हाँ, मुझ में काफी सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी मुझे गॉड से लेवलेशन मिली है। अब भाई हीरो वाली बात को सुनकर तो वह डेथब्रिंगर भी हंसने लगता है मन ही मन। जिसे ऐसी हंसने वाली शक्ल को बनाता हुआ देखकर हमारी हीरो भी कहती है, क्या आखिरकार तुम्हारे चेहरे के साथ क्या गलत है? डेथब्रिंगर भी मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करता हूँ। देखो, सच बताऊँ तो मुझे टेम्पल के वे लोग सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि अच्छा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन मैं डीमंस और ह्यूमंस के रूप में उन कचरे के टुकड़ों से भी काफी ज्यादा ही नफरत करता हूँ। जहाँ पर डेथब्रिंगर अपने कपड़ों से कुछ निकालने लगता है, जिसे एमसी की तरफ फेंकता है, जिसे एमसी भी कैच कर लेता है और उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। डेथब्रिंगर बताता है, अगर तुम सच में किसी बड़ी सिटी में जाने वाले हो तो जरूर से ही वहाँ पर कोई बड़ा सराय होना ही चाहिए, और अगर तुम इस टोकन को वहाँ पर दिखाओगे तो तुम्हें हर चीज की इन्फॉर्मेशन काफी आसानी से मिल सकती है। एमसीबी से देखकर मन में सोचता है, क्या यह कोई इन्फॉर्मेशन गिल्ड का एक्सेस टोकन है? मुझे पता है कि इसे पाने के लिए काफी बड़ा क्वेस्ट करना पड़ता है और काफी कठिनाइयां होती हैं ऐसी चीजों को पाने के लिए, लेकिन इन्होंने तो इस चीज को इतनी आसानी से देख दिया। क्या यह गेम इतना इजी है? एमसीबी उसे पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार इसका कितना प्राइस हुआ? स्प्रिंगर भी मना करते हुए कहता है, नहीं, यह प्राइस मुझे पहले ही मिल चुकी है। जैसे देखकर एमसीबी मन में सोचता है, सच में ये एकदम फ्री है? मैं बता नहीं सकता ये गेम ज्यादा ही खराब होता जा रहा है या फिर ज्यादा ही मजेदार होता जा रहा है। और उस टोकन को देने के बाद डेथब्रिंगर वहां से जाते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं हॉर्सेस को लाने के लिए जाता हूँ और खाना खा लेना और आराम कर लेना। और हाँ, ये इंक्विजिटर और आर्कमेज इन्हें टेंपल के द्वारा रुपये दिए जाते हैं, तो मैं इन्हें तो 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं देने वाला। हॉर्सेस के लिए भी इन्हें रुपये पे करने पड़ेंगे। जहाँ पर एमसी मन में सोचता है, मुझे तो लगा था कि किसी न किसी तरीके से मैं लॉग आउट कर जाऊंगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जब तक ये बंदा आता है तब तक मुझे किसी न किसी तरीके से टाइम पास करना ही होगा। आर्कमेज भी कहती है, तो फिर हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें अब आराम करना चाहिए। इंक्विजिटर भी हमारे एमसी से कहती है, तो तुम टेंपल के डॉर्म में चल सकते हो, वहां पर आराम से आराम भी कर सकते हो, वहां पर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस बात को सुनकर एमसी भी मन में सोचता है, क्या मेरे कैरेक्टर के लिए टेंपल में आराम करना कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? लेकिन क्योंकि वह बंदा मेरे लिए एक्सपेंसिव हॉर्सेस को लेकर आ रहा है, तो मुझे यहीं पर आराम कर लेना चाहिए और इस तरीके से मैं कुछ टाइम पास भी कर पाऊंगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कोई दिक्कत नहीं हो जाए वहां पर। जहां पर वे टेंपल के अंदर जाने लगते हैं, वे जा रहे होते हैं, एमसी अभी भी मन में सोच रहा होता है, लेकिन आखिरकार उस बग के बारे में क्या क्या ऐसा हो सकता है? नो वे, ये बात सही नहीं हो सकती। मैंने इस वर्ल्ड में अब तक के इस खतरनाक से कैरेक्टर को निभाया है, अगर ये सच निकला तो मैं तो एम्बेरसमेंट से ही मर जाऊंगा। अगर ये सारी चीजें सच हुई तो जहाँ पर वे डॉर्म में आ चुके होते हैं, इंक्विजिटर भी बताती है, डीमन नाइट आप उस रूम को यूज कर सकते हैं और मैं और आर्कमेज इस वुमेन से डॉर्म में रुकेंगे। एमसी भी मन में सोचता है, अगर ये सच हुआ तो मुझे आगे चलकर या तो अपने कैरेक्टर को तोड़ना पड़ेगा या फिर अपनी इस धारणा से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जहाँ पर अगले दिन का सूरज निकल आया होता है, सवेरा हो चुका होता है, वहाँ पर आर्कमेज
मेज इंक्विजिटर से कहती है, इंक्विजिटर मुझे देखने से ऐसा लगता है डीमन नाइट अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका है। जिसकी बात को सुनकर इंक्विजिटर भी कहती है, लिमिट्स? आपका इससे क्या मतलब है? आर्कमेज भी बताती है, यह बात तो सच है कि हमारे डीमन नाइट के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी है जिस वजह से वह अब तक अपने लिमिट्स को पुश कर पाया और इसे इंड्योर भी कर पाया। लेकिन उसने अपने माइंड को शांत रखने और अपनी बॉडी को टेम्पर करने के साथ ही साथ उसने डीमंस को भी एक्सटर्मिनेट करने पर पूरा फोकस रखा और इस सब के दौरान उनके मन के अंदर कोई भी भटकाने वाला थॉट नहीं आ पाया। हालांकि वह सिर्फ एक ह्यूमन है और अगर वे इन चीजों को ऐसे ही दोहराते रहे तो क्या होगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वे इवेंचुअली पूरी तरीके से टूट जाएं? और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हमने उसकी स्ट्रेंथ के पीछे भी कुछ देखा है, उसका गहरा दुख, थकान, डर, शायद वह अपने अंत का ही इंतजार कर रहा है। इंक्विजिटर भी कहती है, क्या आपका मतलब है कि उसके हाथ में रहने वाले उस डीमन के साथ वह खुद को भी मारने का ट्राई कर रहा है ताकि उसके साथ उस डीमन का भी खात्मा हो जाए? आर्कमेज भी कहती है, आखिर कैसे ही पता है, क्योंकि उसके बारे में जानना कितना भी आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं जिसने दूसरे पर्सन के उस दुख को सहा हो वही उस दूसरे पर्सन के दुख को समझ सकता है। मैं भी ये आशा करती हूँ कि किसी न किसी दिन हम उसके साथ एक हृदयपूर्ण बात कर पाए। इंक्विजिटर भी कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी हक नहीं है उसकी इस फीलिंग में कुछ भी करने का, क्योंकि आखिरकार मैं ही वह पर्सन थी जिसने पहली बार मिलने के साथ ही उसके उस घाव को याद दिलाया था, वो भी उसे डीमन कहकर। आर्कमेज भी उसे शांत करते हुए कहती है, इंक्विजिटर इतनी दुखी मत हो, मुझे यकीन है हमारे रास्ते किसी न किसी रीजन से जरूर मिले हैं और मैं तुम्हारे उन शब्दों से भी एग्री करती हूँ। अगर हमारे पास उनकी देखभाल करने की एबिलिटी नहीं है तो हमें केयरफुली देखना चाहिए। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा ताकि हम दोनों ही मिलकर इस चीज को कंसिडर कर सकें। इंक्विजिटर भी कहती है, आर्कमेज मेरे अंदर अभी भी काफी ज्यादा कमी है, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सारी चीजों को सीखती रहती हूँ। आर्कमेज भी कहती है, तुम्हें इस दुनिया में आए हुए ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं हुआ, इस वजह से यह तो काफी ज्यादा नेचुरल है। अभी के लिए हमें सिर्फ डीमन नाइट को अपने ध्यान में रखना है और चलो जाकर आराम कर लेते हैं। जहाँ पर इंक्विजिटर भी कहती है, हाँ आप भी अच्छे से आराम करना। जहाँ पर आर्कमेज भी इंक्विजिटर से बात करने के बाद उसके रूम से बाहर निकल आती हैं। जहाँ पर आर्कमेज अपने मन में सोच रही होती है, एक अरसा हो गया है हमें डीमंस और डीमंस की तरह रहने वाले ह्यूमंस के साथ, अगर हम यहाँ पर बिना डीमन नाइट से मिले हुए यहाँ पर आते तो हमें इस जगह के अंदर छुपी हुई उस डार्कनेस का कभी पता नहीं चलता। जहाँ पर काफी सारे प्रीस्ट गॉड के नाम पर ह्यूमंस को डीमन को बेचते हैं। तभी एक ऐसा पर्सन आता है जो कि ह्यूमंस के बीच में डीमन से काफी ज्यादा करीब है, जो कि हमेशा अपनी लाइफ को एक और पर्सन को बचाने के लिए दांव पर लगा देता है। क्या यह भाग्य का खेल नहीं है? अगर नहीं तो शायद यह गॉड की कोई गाइडेंस है। तभी हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेथब्रिंगर एक शॉप पर आया होता है। वहाँ पर एक लड़की काम कर रही होती है। वह कहती है, ओहो आपका क्या काम है? अभी तो हमने ये शॉप अच्छे से ओपन भी नहीं की। और वह जब पीछे मुड़ती है तो हमारा डेथब्रिंगर उसे देखते हुए कहता है, स्काइला। डेथब्रिंगर को वहाँ पर देखकर स्काइला भी कहती है, ओह छोटे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम टेम्पल के मैटर्स में इतना ज्यादा उलझ चुके हो कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। वह भी कहता है, वेल क्या कल सुबह तुम मुझे 4 हॉर्सेस को दे सकती हो? कुछ ऐसे हॉर्सेस जो कि काफी ज्यादा तेज हो दौड़ने में। उसकी बात को सुनकर स्काइला भी कहती है, तो आखिरकार कहाँ पर जाना है? जहाँ पर वह डेथब्रिंगर बताता है, तातारा ट्रेडिंग पोस्ट। जिस पर स्काइला कहती है कि तुम भी वहाँ पर जा रहे हो? डेथब्रिंगर मना करते हुए कहता है, आखिरकार मैं वहाँ पर क्यों जाऊंगा, मुझे तो कुछ लोगों के लिए वह चाहिए। स्काइला भी उसकी ऐसी हरकत को देखकर चौंक जाती है। कहती है, तुम यहाँ पर हॉर्सेस को बोरो करने आए हो, वो भी किसी और के लिए? ये तो थोड़ा अजीब है। क्या ये कहीं उस मर्सनरी यानी कि डीमन नाइट की वजह से तो नहीं? जहाँ पर डेथब्रिंगर कहता है, आखिरकार तुम्हें पता है तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? स्काइला कहती है, मुझे देखने से ऐसा लगता है कि मेरा छोटा बच्चा अब इस दुनिया में बाहर जाने के लिए एकदम तैयार है। डेथब्रिंगर भी कहता है, कहाँ जाना? मैं तो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। स्काइला कहती है, अब तुम अगर मेरे इन प्रीसियस हॉर्सेस को ले जाने वाले हो तो मुझे तो मैं भी उन्हीं के साथ भेजना होगा, क्योंकि कोई तो चाहिए उनकी देखभाल के लिए। और यही मेरी शर्त होने वाली है, अगर तुम उनके साथ नहीं गई तो मैं तुम्हें हॉर्सेस नहीं दूंगी। उन लोगों के साथ जाओ और इन हॉर्सेस का भी ध्यान रखो। डेथब्रिंगर कहता है, क्या तुम कह रही हो मुझे उन पर नजर रखनी चाहिए, या फिर तुम मुझे उन लोगों की जासूसी करने के लिए भेज रही हो? स्काइला भी कहती है, अगर सस्पिशियस चीजों की बात की जाए तो वह डीमन नाइट पूरी तरीके से एक सस्पिशियस पर्सन है और यही वह कारण है जिस वजह से तुम्हें डीमन नाइट के ऊपर भी अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन जो मेरा मतलब है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो और अपने फ्यूचर को संवारो। अगर वह सच में अनुसरण करने के लिए एक वर्दी पर्सन है और अगर आगे चलकर तुम उसी की तरह बनना चाहते हो तो यह देखो, क्या तुम उसकी तरह जीवन जी भी पाओगे जैसे कि तुम अब हो, या फिर वह डीमन नाइट की तरह की जिंदगी? आखिरकार तुम कैसा बनना चाहते हो? जब तक कि तुम्हारा ये दिल आंसर ना ढूंढ ले। जहाँ पर डेथब्रिंगर कहता है, क्या तुम मुझे किसी बच्चे की तरह देख रही हो, या फिर यह किसी तरीके की करियर काउंसलिंग है? तुम्हारे लिए तो हर कोई एक बच्चे की तरह है, लेकिन मैं पहले ही काफी बड़ा हो चुका हूँ।
स्काइला कहती है अगर तुम्हें मेरे हॉर्सेस चाहिए तो तुम्हें मेरे अस्तबल में 2 घंटे पहले आना होगा जाने से पहले। जहाँ पर वह भी अजीब सा चेहरा बनाता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है भूल जाओ। यहाँ पर वह अजीब सा चेहरा बना लेती है और मुस्कुराते हुए जाने लगती है और कहती है ये तो अभी भी एक बच्चा है। जहाँ पर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में ही बैठा हुआ होता है और अभी भी लॉग आउट करके चिल्ला रहा होता है, लेकिन सिस्टम में सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन आती है कमांड अनअवेलेबल। जहाँ पर वह काफी ज्यादा घबरा भी रहा होता है, कहता है प्लीज 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 लॉग आउट हो जाओ, प्लीज मुझे लॉग आउट होने दो। जहाँ पर अभी भी सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कमांड अनअवेलेबल और पूरा सिस्टम ही इन्हीं कमांड से भर जाता है। और इन चीजों को देखते हुए वह अपने मन में सोचता है ठीक है तो अब ये टाइम आ चुका है इसे एक्सेप्ट करने का कि मैं इस बेकार के गेम में फंस चुका हूँ। क्या मैं सच में ऐसे ही मरने वाला हूँ? आगे चलकर ऐसी न्यूज बनेगी कि एक बंदा मर गया एक गेमिंग पॉड के अंदर। डैम इट, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास फ्रेंड्स हैं और फिर भी मैं अकेले मरने वाला हूँ। मैंने कभी भी इस तरीके की डेथ तो इमेजिन भी नहीं की थी। मॉम डैड वे लोग तो सच में काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। और कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि अपने पेरेंट्स से पहले बच्चे का मर जाना सच में काफी बुरी बात होती है। क्या मेरे फॉलोवर्स मेरे लिए रेस्ट इन पीस लिखेंगे या फिर वे मुझे कमेंट सेक्शन में भी मॉक करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वे अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। मैं पहले ही अपने दिमाग को खोता जा रहा हूँ। आखिरकार मेरे राइट हैंड में इतना ज्यादा खुजली क्यों हो रही है? मैं रोना चाहता हूँ लेकिन मेरी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं निकल रहे हैं। क्या ये कैरेक्टर सेटिंग है? मैं अभी भी सांस ले रहा हूँ और अभी भी जिंदा हूँ तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी वह एकदम शांत रह जाता है और कहता वेट वेट वेट, अब अगर इसके बारे में मैं सोचूं तो ये गेम में उन्होंने मेरे पैर में क्रैम्प्स को भी प्रोग्राम किया, यानी कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था। यहाँ तक कि जब मैंने फॉरेस्ट में रुकने का भी ट्राई किया तो वहाँ का इकोसिस्टम इतना अजीब था कि मैं सो भी नहीं पाया। क्या ये अजीब तरीके से कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक नहीं है किसी वजह से? क्या होगा अगर मैं एक गेम के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ लेकिन क्या मैं किसी दूसरी दुनिया के अंदर आ चुका हूँ? और क्या होगा अगर यह पूरा वर्ल्ड एक रियलिटी हो और हर एक कैरेक्टर एक रियल पर्सन? क्या इसका मतलब इस चीज में तो मुझे सबसे पहले इस रोल प्लेइंग बेकार की चीज को निकालना होगा। तो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी पूरी तरीके से थक चुका होता है। वह कहता है मेरी पूरी रात निकल गई इसे लॉग आउट कहते हुए, पर लॉग आउट हुआ ही नहीं। चाहे मैं किसी गेम में ट्रैप हो गया हूँ या फिर मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, फिर भी मैं इस सिचुएशन से तो बाहर नहीं निकल सकता अभी। जहाँ पर आर्कमेज इंक्विजिटर से पूछती है इंक्विजिटर क्या आपने अच्छे से रेस्ट की? इंक्विजिटर भी कहती है हाँ आर्कमेज। जहाँ पर एमसी तो अभी भी एकदम शांत होता है, मन में सोच रहा होता है आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक से नॉर्मली एक्ट करना ये भी काफी ज्यादा अजीब हो जाएगा अपने कैरेक्टर को तोड़ते हुए, और मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकता अचानक से। और वैसे भी गेम का अल्टीमेट मेन क्वेस्ट तो उस शैतान को मारना है। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे सिर्फ स्टोरी को ही फॉलो करना होगा। जहाँ पर इंक्विजिटर और आर्कमेज भी हमारे एमसी की ऐसी हालत को नोटिस कर लेते हैं, जहाँ पर डेथ ब्रिंगर और स्काइला दोनों भी अपने हॉर्सेस को लेकर आ चुके होते हैं। डेथ ब्रिंगर भी कहता है ओह तो तुम यहाँ पर आ गए। एमसी भी उसकी बात को सुनकर कहता है हाँ हम पहले ही आ चुके हैं, तुम ही लेट आए हो। डेथ ब्रिंगर भी कहता है हाँ सर ये बात तो सही है, लेकिन क्या आपने अच्छे से नींद ली है? जिस पर एमसी भी झूठ बोलते हुए कहता है हाँ हाँ अच्छे से ली है। लेकिन डेथ ब्रिंगर कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन एमसी उसकी बात को काटते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पर 5 घोड़े क्यों हैं? डेथ ब्रिंगर भी बताता है चाहे घोड़ा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी पूरे प्लेट आर्मर के साथ किसी भी बंदे को राइड करवाना ये इन्हें थका देता है। जिसकी बात को सुनकर एमसी भी कहता है ठीक है चलो ये भी मान लिया, हम तो 3 हैं, हम अपने सारे सामान को एक घोड़े पर लाद देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बच जाएगा ना। जिस बात को सुनकर डेथ ब्रिंगर भी कहता है सर वे कह रही थी कि ये हॉर्सेस काफी ज्यादा वैल्यूएबल हैं तो इनके साथ किसी को जाना पड़ेगा इनकी देखभाल करने के लिए। जिस बात को सुनकर एमसी कहता है तो क्या तुम जाने वाले हो? और अगले पल हमारे एमसी के सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि डेथ ब्रिंगर ने तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लिया है। स्काइला भी कहती है अगर तुम्हें इससे कोई कंप्लेन है तो मैं अपने घोड़ों को वापस ले जाती हूँ। और उस लड़की को देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचता है आखिरकार ये लड़की कौन है? क्या ये लेजेंड ऑफ हीरोज में पहले थी? स्काइला को देखते हुए एक बंदा भी कहता है सिस्टर, और उसे ऐसा कहते हुए देख कर एमसी भी सोचता है क्या यह इसे जानता है? यहाँ तक कि प्रीस्ट भी उसे रिकॉग्नाइज करते हैं तो यह कोई फेमस होगी इस सिटी में। क्विस्टर भी पूछती है क्या तुम इसे जानते हो? वह बंदा बताता है हाँ यह टेम्पल की काफी बड़ी बेनिफैक्टर है और हाल ही में इसने काफी सारे चैरिटी के काम भी किए हैं। स्काइला भी कहती है मैं छोटी मोटी दवाई की दुकान चलाती हूँ तो तुम मुझे स्काइला कह सकते हो। जिस बात को सुनकर एमसी भी मन में सोचता है ये थोड़ा अजीब है, एक दवाई की दुकान चलाने वाली औरत के पास 5 इतने शानदार घोड़े कहाँ से आए? क्या ये इन्फॉर्मेशन गिल्ड की कोई कोलैबोरेटर या फिर कोई मेंबर है? इसका अलावा हमारे एमसी को देखते हुए कहती है मैं तुम्हें देखते ही बता सकती हूँ तुम ही हो डीमन नाइट जिसके पीछे मेरा ये छोटा सा लड़का एकदम फिदा हो चुका है। डेथब्रिंगर भी कहता है अरे मैं कभी फिदा नहीं हुआ इस पर। स्काइला भी कहती है अगर तुम उस पर फिदा नहीं हुए होते तो आखिरकार तुम दौड़े दौड़े मेरे पास घोड़ों को मांगने के लिए क्यों आते? एनीवे मैं तो मजाक कर रही थी, आखिरकार मैं यह देखना चाहती थी कि कौन मेरे घोड़ों को उधार लेकर जाने वाला है।
जहाँ पर इंक्विजिटर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है आपका अपने घोड़ों को देने के लिए शुक्रिया और पेमेंट हम, लेकिन स्काइला हमारे इंक्विजिटर के साथ हाथ मिलाते हुए कहती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार कोई टेम्पल से उन घोड़ों को लेता है तो मैं उनसे पेमेंट कैसे ही ले सकती हूँ। इस जैसे टाइम पर तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे मैंने बड़े प्यार के साथ इन घोड़ों को पाला है और इन्हें बड़ा किया है, तो इनका ध्यान अच्छे से रखना, अगर इन्हें चोट लगी तो मुझे काफी ज्यादा दुख लगेगा। और ऐसा कहते हुए डेथविंगर के सिर को भी पैट करने लगती है। इंक्विजिटर भी कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी इस हरकत को देखकर एमसी भी मन में सोचता है वैसे स्काइला हमें घोड़ों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इस डेथविंगर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही है। वह किमची डम्पलिंग यानी कि वह इंक्विजिटर इस बात को समझ नहीं सकती। मुझे जल्दी से किसी एक घोड़े को ले लेना चाहिए राइड करने के लिए, नहीं तो मुझे किसी और कैरेक्टर के सवाल का आंसर देना होगा। तो इंक्विजिटर कहती है तो आपने कहा किसी को हॉर्सेस को अपने साथ मिलाना होगा। स्काइला भी बताती है हाँ, मेरे से मतलब है कि ये मेरे हॉर्सेस काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल हैं और मैं किसी अनफेमिलियर प्लेस पर इन्हें ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकती। यहाँ तक कि टेम्पल पर भी वे एकदम सेफ रहेंगे। मुझे ये भी पता है कि जब मैं उनसे कहूंगी तो वे मुझे सेफली उन हॉर्सेस को वापस भी कर देंगे, लेकिन किसी के दिल को तो आप समझते ही होगे, कोई अपने हॉर्सेस को इतने लंबे टाइम तक दूर नहीं रख सकता प्यारे हॉर्सेस को। मुझे पता है इस छोटे बच्चे पर मुझे पूरा यकीन है, यह इन हॉर्सेस की काफी अच्छे से देखभाल कर सकता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन बेचारी इंक्विजिटर तो मन ही मन उस बच्चे को यानी कि हमारे डेथविंगर को गाली दे रही होती है क्योंकि उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं, और दोनों ही एक दूसरे से अपने चेहरे फेर लेते हैं। तभी डीमन नाइट भी अपने हॉर्स को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है और कहता है तो चलो चलते हैं, आखिरकार कब तक तुम ऐसी बातों को करते रहोगे। डेथविंगर भी जाने लगता है और कहता है ठीक है तो मैं भी चलता हूँ। तभी स्काइला कहती है ओह रुको, एक पल के लिए इधर तो आना जरा। और डेथविंगर को अपने पास बुलाने के बाद वह उसके कान में कुछ तो कहती है और कहती है क्या तुम्हें वह चीज याद है जो कि मैंने कल तुमसे कही थी? जिसकी बात को सुनकर हमारा डेथविंगर भी थोड़ा अनॉय हो जाता है। वह कहता है सीरियसली, मैंने तुमसे कहा तो था कि मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। जहाँ पर वे वहां से निकलने के कुछ टाइम बाद थोड़ा देर के लिए आराम करने के लिए एक जंगल में रुकते हैं और हमारे एमसी मन में सोचता है तो अब यहाँ पर मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कम से कम अपनी पर्सनैलिटी या एक्ट करने के तरीके को थोड़ा तो बदल सकता हूँ। और देखने से भी ऐसा लगता है कि मुझे इन्हीं के साथ ट्रेवल करना पड़ेगा, चाहे ये मुझे अच्छा लगे या फिर नहीं। तभी इंक्विजिटर हमारे एमसी के पास आते हुए कहती है डीमन नाइट क्या आप कुछ खाना खाना पसंद करोगे? जहाँ पर हमारा एमसी मन में सोचता है चलो अब अच्छा मौका है, मुझे अच्छे से इनसे बिहेव करना है, और कहता है ठीक है। लेकिन भाई हमारे एमसी के मुंह से ठीक है शब्द सुनते ही वह तो एकदम चौंक जाती है और सीधे ही अपने वेपन को हमारे एमसी की तरफ करते हुए कहती है यह एक डीमन है। एमसी भी चौंक जाता है कि मैं डीमन? और इंक्विजिटर चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो? एमसी भी कहता है तुम क्या कह रही हो? डेथविंगर भी पास आते हुए कहता आखिरकार सुबह सुबह से तुम्हें क्या यहाँ पर मिल गया? इंक्विजिटर भी चिल्लाते हुए कहती है पीछे ही रहो मेरे। हमारे डीमन नाइट कभी भी इतनी जेंटली तौर पर बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो वो मुझे आंसर भी नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और जब कोई उन्हें डीमन कहता है तो वे बिना किसी क्वेश्चन के साथ अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर तान देते हैं। तुम थोड़े टाइम के लिए लकी क्या हुए, तुमने तो उनकी बॉडी पर ही कब्जा कर लिया और अब तुम उनकी तरह एक्ट करने का ट्राई कर रहे हो। एमसी भी एकदम चौंका हुआ होता है, मन में सोचता है तुम मजाक कर रही हो है ना, और आर्कमिज को देखते हुए मन में सोचता है प्लीज तुम तो कुछ कहो। आर्कमिज भी कहते हैं ओ रुको, मुझे ऐसा लगता है कि इंक्विजिटर एकदम सही कह रही है। एमसी भी सोचता है क्या ये क्या कह रही है अब। एमसी भी सोचता है क्या अगर मैं इनसे कहूँ कि मैं एक्टिंग कर रहा था तो भी चीजें इस तरीके से सही नहीं होंगी, वे कहेंगे कि ये डीमन कह रहा है। इंक्विजिटर भी कहती है डीमन नाइट चिंता मत करो, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था जब तक कि तुम होश हो आवाज में नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय करूंगी। अब यहाँ पर एमसी के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, वह भी कहने लगता है हाँ तो तुमने इसका पता लगा लिया। और मैंने सोचता अब मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे ऐसे ही एक्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर इंक्विजिटर भी कहती है जैसा कि मुझे लगा ही था, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। यहाँ पर एमसी भी कहता है अगली बार मैं इतना आसान नहीं रहूंगा तुम्हारे लिए, और वह तभी बेहोश हो जाता है। सभी लोग हमारे एमसी की तरफ भागने लगते हैं, कहते हैं डीमन नाइट। एमसी मन ही मन सोच रहा होता है मैं ऐसे और लंबे टाइम तक नहीं झेल सकता, प्लीज जब मैं दोबारा से जगूं तो मैं अपनी असली रियलिटी में पहुंच चुका हूँ, मेरी रियल वर्ल्ड में, प्लीज ये रियलिटी बन जाए। तो इस सिस्टम में बताया जाता है तुम 0 घंटे और 10 मिनट तक सोच गए हो। डेथब्रिंगर कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इंक्विजिटर चलाते हुए कहती है तुम क्रिमिनल चुप हो जाओ, हमें डीमन नाइट को सोने दो। डेथब्रिंगर भी कहता है क्या तुम सच में कोई हीरो हो, तुमने एक इनोसेंट पर्सन को इस तरीके से नॉकआउट कर दिया। इंक्विजिटर भी कहती है नहीं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे डीमन नाइट अभी जग जाएंगे। डीमन नाइट क्या आप जग चुके हो? वैसे इमरजेंसी के टाइम पर ऐसा अजीब सा कदम उठाने के लिए मुझे माफ करना। एमसी मन में सोच रहा होता है क्या कोई मेरे ऊपर फेवर करके उस गेम से मुझे निकाल सकता है। तभी एमसी अचानक से वहां पर खड़ा होता है और बिना कोई आंसर दिए वहां से जाने लगता है। इंक्विजिटर भी ऐसी हरकत को देख कर कहती है अब ये ठीक हो चुका है। डेथब्रिंगर भी एमसी को देखते हुए कहता है ओह सर क्या आप ठीक हो, जहाँ पर वह उसका भी जवाब नहीं देता और सीधा ही घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और तेजी से वहां से जाने लगता है। सभी लोग पीछे से कहते हैं सर रुको तो सही, और सर रुको। एमसी मन में सोचता है प्लीज मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे
मेरी रियलिटी में वापस भेज दो। और वे लोग पीछे से चला रहे होते हैं, डीमन नाइट रुको तो सही हमारे लिए। जहाँ पर एमसी तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है, डेथविंगर भी उसके पीछे होता है। वह कहता है मास्टर मैंने कहा मैं मुझे भी अपने साथ ले चलो, हम भी साथ चल रहे हैं। एमसी मैंने सोच रहा होता है मुझे माफ करना लेकिन मैं नहीं रुक सकता, मैं काफी ज्यादा एम्बेरस हो चुका हूँ। लेकिन तभी वह अपने सामने देखकर चौंक जाता है। वह एक सिटी के सामने आकर रुक चुका होता है जहाँ पर पूरे गेट को सील कर रखा होता है और एक अलग सी ही एनर्जी उन्हें फील होने लगती है। इंक्विजिटर भी इसे सेंस करते हुए कहती है अरे नहीं, मुझे सिटी से एक अजीब सी ही डीमोनिक एनर्जी फील हो रही है। मुझे पक्के तौर पर तो नहीं पता लेकिन जब भी मैं किसी डीमन को फेस करती हूँ तो इसी तरीके की सेंसेशन फील होती है। एमसी के लिए भी कुछ इवेंट आ जाती है जहाँ पर उसे मिशन मिलता है इन्वेस्टिगेट करना इस सिटी के अंदर क्या हो रहा है। एमसी भी मैंने सोचता है इस क्वेस्ट को देखने के बाद मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ आखिरकार इस सिटी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अब यह मेरा काम है कि इसके अंदर क्या चल रहा है इसका पता लगाना। तभी एक सोल्जर हमारे एमसी को रोकते हुए कहता है हे तुम कौन हो, अपनी आइडेंटिटी को बताओ। एमसी भी अपने स्टोरेज से अपने एडवेंचर की गिल्ड के टोकन को निकालने लगता है और उसे उन सोल्जर्स को पकड़ा देता है। भी उसे कैच पकड़ते हुए कहता है क्या ये क्या चीज है, रुको ये तो एडवेंचरर टोकन है, क्या तुम कोई एडवेंचरर हो। तभी इंक्विजिटर भी अपने घोड़े से उतरते हुए कहती है वेल मेरे पास भी एक एडवेंचरर टोकन है। लेकिन तभी वह अपने प्रीस्ट के सिंबल को दिखाती है जिसे देखकर वह बंदा कहता है क्या तुम एक प्रीस्ट हो, लेकिन तुम इतने कम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। उसकी ऐसी अजीब सी बात को सुनकर इंक्विजिटर भी कहते हैं क्या तुम्हारा क्या मतलब इससे, मैं कुछ समझ नहीं पाई। गार्ड भी कहता है क्या हमने जो मैसेंजर भेजा था उसकी रिस्पॉन्स में नहीं आए हो तुम। तभी आर्कमेज भी पीछे से आते हुए कहती है नहीं तो हमारा तो सिटी में छोटा मोटा सा काम था इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। वैसे क्या कुछ हुआ है सिटी के अंदर। जिस सीन को देखकर एमसी मैंने सोचता है देखने से ऐसा लगता है कि सिटी के अंदर कुछ सीरियस मामला चल रहा है। तभी सोल्जर कहता है तो अभी के लिए चलो अंदर चलकर बात करते हैं। और इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए हमारा एमसी मैंने सोचता है कि मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये चीजें काफी जल्दी ही बड़े खतरे में बदलने वाली हैं, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर। जहाँ पर वे तातारा के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर डेथविंगर वहाँ की सुनसान गलियों को देखते हुए कहता है यह जगह तो काफी ज्यादा उदास लग रही है, क्या सच में शुरुआत से ही यह जगह ऐसी थी। तभी सोल्जर बताते हुए कहता है नहीं शुरुआत से यह जगह ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से लोग यहाँ पर काफी अचानक तरीके से गायब होने लगे हैं तब से लोग फ्रीली मूव करने में भी काफी ज्यादा डरते हैं और अक्सर ही घर से बाहर निकलते हैं। जहाँ पर डेथविंगर भी कहता है रास्ते में यहाँ पर आते टाइम हमने काफी सारे ब्लड साइंस देखे थे और लड़ाई के साइंस भी देखे थे, लेकिन ऐसी कोई चीज तो हमें यहाँ पर होती हुई दिखी नहीं। इंक्विजिटर भी उसकी बात से सहमत होते हुए कहती है अगर सच में वे साइंस एग्जिस्ट करते हैं तो हम पर कम से कम एक बार तो हमला होना ही चाहिए था ना। लेकिन तभी डेथविंगर उसे मॉक करते हुए कहता है आखिर किसी इसके बारे में पता नहीं होगा, एक बार इस जगह के एटमॉस्फेयर की तरफ देखो। और वहां पर आते टाइम गार्ड्स ने एक मैसेंजर को भेजने के बारे में भी मेंशन किया था, तुम तो सच में एक मूर्ख विधर्मी इंक्विजिटर हो। इंक्विजिटर भी गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुमने अभी क्या कहा मूर्ख। जहाँ पर सोल्जर कहता है जो भी बंदा इस सिटी के अंदर एंटर करता है वे लोग उसके ऊपर अटैक नहीं करते। जिस बात को सुनकर इंक्विजिटर भी कहते क्या, डेथविंगर भी कहता है हाँ मैंने कहा तो था तुमसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी आर्कमेज पूछती है तो आखिरकार उनके बारे में क्या जो इस सिटी को छोड़कर जाते हैं। जहाँ पर सोल्जर कहता है कुछ सर्वाइवर्स जो कि यहाँ से जा रहे थे और उन पर अटैक हुआ और उनमें से जो कुछ सर्वाइवर्स बचे उन्होंने हमें बताया जो भी यहाँ से जाने की कोशिश करता है उसके ऊपर अटैक हो जाता है और अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा सिर्फ एक मैसेंजर को भेजने के अलावा। जिस बात को सुनकर इंक्विजिटर भी कहती है क्या टेंपल ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। जिस बात को सुनकर सोल्जर भी कहता है नहीं टेंपल इस टाइम पर कोई भी एक्ट करने की पोजीशन में नहीं है। प्रीस्ट से ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया, लेकिन उनमें से काफी सारे प्रीस्ट डीमन से लड़ते हुए मारे गए और उन डीमंस ने सीवर को भी सीज कर रखा है, यानी कि गटर को। जिस बात को सुनकर एमसी मन में सोचता है पिछली बार मैं जब उस सीवर में गया था वहां पर सिर्फ गॉब्लिन्स थे जिनको मैंने खत्म कर दिया था। देखने से ऐसा लगता है कि पिछली बार कुछ पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था और उनसे कहता है वे कीड़े कुछ बेकार के ट्रिक्स चलने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कमेज भी कहती है क्या तुमने नोटिस कर लिया। इंक्विजिटर भी पूछती है क्या तुम दोनों के पास कोई आइडिया है इसके बारे में। जहाँ पर आर्कमेज इंक्विजिटर को समझाते हुए कहती है स्थिति को देखने से ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे कोई डीमन कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है और सबसे बुरे केस में हमें इस सिटी को छोड़कर भी जाना पड़ सकता है। यह सिचुएशन भी पिछली बार की सिचुएशन जैसी ही है, लेकिन इस बार का स्केल कुछ ज्यादा ही बड़ा है और इस बार जितने भी लोगों को सेक्रीफाइस के लिए पकड़ा गया है उनकी संख्या काउंटलेस है। जिस बात को सुनते हुए हमारा एमसी मन में सोचता है क्या इस बार वे कम से कम 5 नौकर्स को समन करने के बारे में सोच रहे हैं। नौकर्स
स्लीवर्स मतलब वही खतरनाक सा मॉन्स्टर जिसने पिछली बार हमारे एमसी ने हराया था। हाँ, वही ड्रैगन टाइप का दिखने वाला। जहाँ पर आर्कमेज एमसी से कहती है अभी के लिए मैं और इंक्विजिटर टेंपल को चेक करने के लिए जाएंगे। जिस बात को सुनकर डेथविंगर कहता है तो ठीक है, हम एडवेंचर गिल्ड को देख के आते हैं। और हमारा एमसी मन में सोचता है और इससे भी इम्पोर्टेंट, आखिरकार मेरे हाथ में इतनी खुजली क्यों हो रही है। एमसी की भी अजीब से पेज को देखते हुए डेथ विंगर कहता है मास्टर क्या कुछ हुआ है। एमसी मना कर देता है और कहता है चलो चलते हैं एडवेंचरर गिल्ड। जहाँ पर वे पहुंच चुके होते हैं ततरा एडवेंचरर गिल्ड में। लेकिन जब वे इस गिल्ड में एंटर करते हैं तो वहाँ के जितने भी एडवेंचरर्स होते हैं उनकी काफ़ी बुरी हालत होती है और काफ़ी सारे लोगों की पट्टियाँ लगी हुई होती हैं और वे लोग काफ़ी बीमार भी दिखाई दे रहे होते हैं। जिसे देखकर डेथ विंगर भी कहता है क्या यह कोई एडवेंचर गिल्ड है या कोई हॉस्पिटल। जहाँ पर क्लर्क हमारे एमसी को नोटिस कर लेती है और कहती है डेमन नाइट, क्या आप दूसरी सिटी में नहीं चले गए थे। एमसी भी ज़्यादा बकवास नहीं करता और वह कहता है क्या तुम्हारे पास उन कीड़ों की कोई खबर है जो कि सिटी में काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। जिस बात को सुनकर क्लर्क भी जल्दी से पेपर्स को छानने लगती है और कहती है यह रिक्वेस्ट एक इमरजेंसी मैटर पर है तो इसका अभी कोई रिवॉर्ड सेट नहीं किया गया और इससे भी आगे हम आपकी सेफ्टी को भी गारंटी नहीं कर सकते। क्या आप फिर भी हमारी मदद करोगे। एमसी भी कहता है मुझे रिवॉर्ड्स की कोई भी चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ उन कमीनों को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। जिस बात को सुनकर क्लर्क भी चली जाती है और इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए तभी वहीं पर बैठा हुआ एक बंदा कहता है हे तुम बेकार में ही मारे जाओगे। जिसकी बात को सुनकर एमसी भी कहता है क्यों क्या हुआ। वह बंदा भी कहता है वह सीवर पूरी तरीके से डीमंस से भरा हुआ है तो यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि तुम वहाँ पर सरवाइव भी कर पाओ। जिस बात को सुनकर एमसी काफी ज्यादा सीरियस फेस के साथ कहता है अपने घर जाओ बच्चे और अपनी वीकनेस को वहाँ पर जाकर कन्फेस करो। मुझे अपनी लाइफ की कोई भी चिंता नहीं है जब तक कि मैं उन डीमंस का खात्मा कर सकूं। और वही मनी मन सोच रहा होता है ये लाइन थोड़ी एम्बेरसिंग तो है लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हमारे एमसी की ऐसी सीरियस बात को सुनकर वह भी गुस्सा हो जाता है और वह कहता है तुम जो करना चाहो वह कर सकते हो, मुझे तुम्हें वार्न करना था मैंने तुम्हें कर दिया। जहाँ पर वह क्लर्क कागजों को लेकर आ चुकी होती है वह कहती है ये लीजिए कागज, क्या इन कागजों को मैं आपके लिए पढ़ दूं। लेकिन एमसी मना कर देता है और उसके हाथ से उन कागजों को ले लेता है। जहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद सिस्टम हमारे एमसी को बताता है गटर के पास काफी सारे लोगों की गायब होने की खबरें मिली हैं और इन खबरों के बाद टेंपल और एडवेंचरर गिल्ड ने मिलकर एक टीम को ऑर्गेनाइज किया। पहली जो टीम वहां पर गई थी इसकी जांच पड़ताल करने के लिए उनसे हमारा कॉन्टेक्ट पूरी तरीके से टूट गया और जो दूसरी टीम भेजी गई उसमें से भी सिर्फ एक पर्सन बचा जो कि काफी बुरी तरीके से घायल था। अभी जितनी भी बची हुई फोर्स है वह डीमंस को उस गटर से बाहर निकलने से रोक रही है और उस एंट्रेंस को डिफेंड कर रही है। और सर्वाइवर्स की खबर के अनुसार उन डीमंस के अंदर एक डीमन कॉन्ट्रैक्टर भी छुपा हुआ हो सकता है जो कि हाईली एग्रेसिव है। जबरदस्त विंगर भी हमारे एमसी के पास ही खड़ा होता है, उसने भी इस रिपोर्ट को पढ़ लिया होता है। वह कहता है सच में डैमेज काफी ज्यादा ही हुआ है इनको। उसे इस रिपोर्ट को पढ़ता हुआ देखकर एमसी भी मन में सोचता है क्या यह मीट डम्पलिंग भी इसे पढ़ सकता है, इंप्रेसिव। जहाँ पर क्लर्क भी हमारे एमसी को बताती है हाँ रात में जब वे डीमंस सीवर से बाहर निकलते हैं तो हमें काफी बड़ा डैमेज झेलना पड़ता है और यह शहर भी पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो चुका है जिस वजह से हमें सप्लाईज की काफी ज्यादा कमी होती जा रही है। जहाँ पर एमसी मन में सोचता है यहाँ पर दो अर्जेंट मैटर है, पहला तो सीवर से निकलने वाले बेकार के डीमन मॉन्स्टर्स और दूसरा इस सिटी का पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो जाना। मेरे पास सिर्फ एक बॉडी है तो मैं किसी एक को ही हल करना चूज कर सकता हूँ। क्या यह कोई ब्रांचिंग पॉइंट है, मतलब कि अगर मैंने कोई गलत आंसर चुना तो यह सिटी खराब हो जाएगी या फिर कहानी में आगे चलकर कोई गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ पर एमसी मन में सोचता है अरे नहीं यहाँ पर इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस पूरी ही प्रॉब्लम के हर्ट पर बार करना चाहिए। इसका मतलब मुझे सीवर में जाना चाहिए, उन सारे डीमंस को खत्म कर देना चाहिए। और वह अपनी सोर्ड को पकड़ते हुए कहता है मुझे उस सीवर की इंटीरियर की पूरी इंफॉर्मेशन दो। जिस बात को सुनकर वे लड़के भी चौंक जाते, कहते क्या मुझे माफ करना, क्या कहा आपने। एमसी भी कहता है हाँ मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए उन डीमंस की, उन सीवर के रूट्स की और हर एंट्रेंस एग्जिट की। जिस बात को सुनते ही क्लर्क भी सीधा जाती है और कहती है यहाँ पर सीवर का एक सेपरेट मैप है लेकिन सर्वाइवर्स के अकॉर्डिंग काफी सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है और कुछ को काफी ज्यादा ही मोड़ दिया गया है। जिस बात को सुनकर एमसी कहता है तो मुझे बची कच्ची एंट्रेंस को दिखाओ। और वह एंट्रेंस के रास्ते को दिखाते हुए कहती है ये वाला और ये वाला, तुम तो प्रोबेबली इस रास्ते को जानते ही होगे क्योंकि तुमने पिछला जो मिशन मुझसे लिया था वह भी यहीं से शुरू हुआ था। जिन सारी चीजों को जानने के बाद वह भी कहता है ठीक है मैं समझ गया और वहां से जाने लगता है। क्लर्क भी कहती है क्या आप वहां पर अकेले जाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। यह बात तो पक्की है कि वहां पर अकेले जाना सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। जहाँ पर डेथ विंगर भी कहता है मास्टर आपको तो ये पता ही होगा कि हम पिछले 3 रातों और दिनों से बिना रेस्ट किए यहाँ पर चलते हुए आ रहे हैं घोड़ों पर।
क्या हमें वहाँ पर जाने से पहले कुछ घंटों तक सो नहीं लेना चाहिए? एमसी मन में सोचता है क्या यह नेसेसरी है? वैसे जब फटीग लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा सिर भी धुंधला होने लगता है गेम में, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर इससे कोई पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन एक गेमर होने के नाते मैं पहले कुछ टाइम को ज्यादा प्रायोरिटाइज करूंगा और मैं अपनी हेल्थ को बर्न करते हुए भी काम करता रहूंगा। और उस बंदे से कह जाता है अपने काम से काम रखो। डेथ ब्रिंगर भी काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है, कहता आखिरकार मैं आपकी चिंता क्यों नहीं कर सकता? तो कम से कम आपको प्रीस्ट और आर्कमिस्ट से तो मिल ही लेना चाहिए। क्या आप सच में अकेले वहां पर जाने वाले हो? एमसी भी कहता है हाँ, मुझे किसी भी वीकलिंग को अपने साथ घसीटने का कोई भी इरादा नहीं है। जहाँ पर उसे एक और क्वेस्ट मिल चुका होता है जिसमें उसे सीवर को सर्च करना है और डीमंस को एलिमिनेट करना है, और वह भी वही एंट्रेंस पर पहुंच चुका होता है जहाँ पर वह एक गार्ड को देखता है जिसके अंदर भी वह डीमन वाला इन्फेक्शन फैल रहा होता है। और तभी वह हमारे एमसी को देखते हुए कहता है तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ पर रीइंफोर्समेंट के रूप में आए हो? और उस बंदे को देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचता है यह बंदा यह डीमन बनने वाला है, और इसे देखते हुए वह उस डीमन की बीमारी वाला इलाज उस बंदे को पकड़ा देता है। और एमसी मन में सोचता है वैसे भी मैं इसे यूज नहीं करने वाला, अगर यह चीज उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है तो ठीक ही रहेगा। वह बंदा इसे देखते हुए कहता है यह तो एंटीडोट है, मैंने तो सुना था ऐसे यहाँ पर और ज्यादा नहीं बचे हैं। मैं आपका काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और रुको, आप कहाँ पर जा रहे हो? अगर आप कोई रीइंफोर्समेंट भी हो तो भी आपको ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। हे रुको, लेकिन हमारा एमसी अंदर एंटर कर जाता है। एमसी मन में सोच रहा होता है चलो देखते हैं आखिरकार अंदर से अब क्या निकलने वाला है। नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि 20 मीटर के रेडियस में एक हॉस्टाइल मॉब टारगेट हुआ है। वहां पर हम 3 गॉब्लिन्स को देख भी पाते हैं जो कि एमसी को देखते ही साथ ही सीधा उसी के ऊपर गुर्राने लगते हैं। और पीछे से वही गार्ड चिल्ला रहा होता है तुम क्रेजी बास्टर्ड, जल्दी से वहां से बाहर निकलो, अपने पोर्शन को भी ले लो। लेकिन एमसी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है मेरी स्वॉर्ड की विक्ट्री के लिए और हेवन की ग्लोरी के लिए। ऐसा कहते हुए वह उस गॉब्लिन को बीच से काट देता है और देखते ही देखते उसने सारे ही गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया होता है। जिस सीन को देखकर वह गार्ड भी चौंक जाता है। वह कहता है ये क्या था? एमसी मन सोचता है चलो अब ऑब्स्टिकल्स को तो मैंने हटा दिया है, अब क्वेस्ट को पूरा करने का टाइम आता है। और इसी के साथ यह चैप्टर यही एंड होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।